हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 2 आईसीटी इन एजुकेशन का सेक्शन 2.2 का सब सेक्शन 1 फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत लोगों से आ रही थी, इसलिए इस वीडियो को पहले बनाया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेंडर सिस्टम का इंटरेक्शन जो एनालिसिस है उसको मैट्रिक्स को किस तरह बनाते हैं, उसका डिकोडिंग कोडिंग किस तरह होता है, उसके साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीएड में फ्लेंडर से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा और सिक्वेंशियली मिलेगा, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है एग्जाम में वो है व्हाट इज फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, राइट्स इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स, फ्लेंडर्स का जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो बनाया था कि टीचर किस तरह क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, इसीलिए उसे इंटरेक्शन एनालिसिस कहा जाता है। यानी वो इंटरेक्शन प्रोसीजर जो बच्चे और टीचर करते हैं, इंटरेक्ट जो बच्चे और टीचर करते हैं क्लासरूम में, उसे एनालाइज करने के लिए फ्लेंडर ने सिस्टम बनाया था। और इनका कहना था, इनका मानना था कि क्लासरूम में दो तरीके की बातचीत होती है। एक तो वर्बल बातचीत होती है, इसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है, और दूसरा होता है नॉन वर्बल यानी जेस्चर्स का यूज किया जाता है। पर इनके एनालिसिस में इन्होंने माना था कि जो वर्बल पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और वही एक्चुअली क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है। तो इनके पूरे सिस्टम में आप वर्बल जो कम्युनिकेशन है या इंटरेक्शन है क्लासरूम का वो पाएंगे। और इसमें जो जनरली ये यूज किया जाता है कि टीचर्स को फीडबैक देने के लिए कि वो किस तरह की टेक्निक यूज करें या फिर उनके पढ़ाने में कहाँ प्रॉब्लम रह रही है जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे। सो ये टीचर्स का एक फीडबैक टेक्निक होता है, उसी से उनका जो टीचर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो आप अपने आंसर का शुरुआत कीजिएगा कि पहले तो इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी इंटरेक्टिव ये क्यों है, किस तरह का ये इंटरेक्शन स्टडी करता है। उसके बाद फ्लेंडर के जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस उसे थोड़े बताइएगा, और उसके बाद जाके आप उनके मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन ये पूरा नहीं आएगा बीएड में, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन से भी ज्यादा होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो कभी एडवांटेजेस एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, डिसएडवांटेज भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैट्रिक फॉर्मेशन 5 मार्क्स का भी हो सकता है। पर अगर मैट्रिक्स के साथ वो एडवांटेजेस पूछ रहा है तो वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही। तो फ्लो आपका यही रहेगा, पर एज पर क्वेश्चन आप कम ज्यादा लिखेंगे। तो स्टार्ट कीजिएगा कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं उस इंटरेक्शन में। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन ऑफ एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालिसिस analyzing the pattern of interaction between the teacher and student. So फ्लेंडर की जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है जिसमें 3 पार्ट है। एक तो होता है एनकोडिंग, यानी टीचर जिस तरह का क्लासरूम में पढ़ा रहा है उस चीजों को हम एक नंबर फॉर्मेट में लिखते हैं, उसे एनकोडिंग कहा जाता है। डिकोडिंग यानी इसी नंबर फॉर्मेट को हम रिवर्ट बैक करते हैं कि उसकी एनालिसिस, यानी वो किस तरह की टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है वो हम लिखते हैं, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। और ये डिकोडेड फॉर्म को, यानी किस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है उसे एनालाइज करना, यानी क्लास में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, किस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो रहा है, लेक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, कि बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, उसे एनालिसिस कहा जाता है। सो ये तीनों चीजें मिलकर, एनकोडिंग, डिकोडिंग और एनालिसिस मिलकर ही फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस बनता है। Flender system of interaction analysis is used as a feedback technique in the teachers training. So teachers training में ये as a feedback technique use होता है, और उसके साथ इट इज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी एक टीचर बैठ के दूसरे टीचर का किस तरह क्लासरूम का चल रहा है परफॉर्मेंस, उसे नोट डाउन करता है।
प्रॉपर्ली एनकोड किया जाता है, क्लासरूम में बैठ के ही किया जाता है, इसीलिए इसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये चार्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो इसे एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो यहाँ का जो एनालिसिस है, फ्लेंडर का एनालिसिस है, उनका मानना था कि वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्लासरूम में। और अगर ये जो पूरा उनकी एनालिसिस थी वो ये थे कि कितने तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि 3 तरह की जनरली कम्युनिकेशन होती है क्लास में। एक तो होता है टीचर जब बोलता है उसे हम टीचर टॉक कहते हैं, जब स्टूडेंट बोलता है तो स्टूडेंट टॉक कहते हैं, यानी इंटरेक्शन है तो टीचर कभी बोलेंगे कभी स्टूडेंट बोलेंगे। और एक टाइम उन्होंने लिखा था वो था साइलेंस, यानी क्लास में कोई नहीं बोलता, दोनों ही चुप रहते हैं, और उसे उन्होंने साइलेंस दिया था। और उन्होंने बोला था जो टीचर्स टॉक होता है, यानी टीचर जो जो बातें करता है उसे उन्होंने 7 तरीके की बातों में डिवाइड किया था। तो किस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह अगर एक क्लासरूम में पहले टीचर एंटर करता है तो बोलेगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो उस तरह की, तो हम वहाँ एक बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चा क्या बोले, कि यानी वो खड़ा हो या फिर वो आपसे इंटरेक्ट करे, तो उसे हम बोलेंगे कि वो डायरेक्शन दिया जा रहा है, यानी ये एक पार्ट ऑफ टीचर टॉक हो गया। जब टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग, तो बाद में स्टूडेंट्स भी उन्हें रिटर्न बैक करते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो वो होता है स्टूडेंट का रिस्पॉन्स। तो वो स्टूडेंट टॉक में जाता है और वो रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स। फिर आप एक पूछते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ाया था, तो वो होगा क्वेश्चन, यानी टीचर डायरेक्शन देता है, क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन पर बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो वो फिर आएगा उनका रिस्पॉन्स। और फिर जब रिस्पॉन्स के बाद अगर एक बच्चा खुद अपने आप से जाके एक क्वेश्चन पूछता है या फिर कुछ और बताता है, मैडम मैंने कल एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा बता देंगे, तो वो होता है जब बच्चा अपनी ओर से कुछ चीजें इनिशिएट करता है। यानी स्टूडेंट्स टॉक जो होता है वो 2 तरीके की होती हैं, एक तो खुद से वो इनिशिएट करता है, इनिशिएशन, और दूसरा रिस्पॉन्स। तो अगर बच्चा इनिशिएट करता है एक क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसे प्रेज करते हैं, यानी टीचर प्रेज करता है। तो टीचर्स के टॉक में एक प्रेज एंड अप्रिशिएशन जाता है, एनकरेजमेंट जाता है, ताकि बच्चों को एनकरेजमेंट मिले कि वो और पढ़ें और जानें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और फिर क्या होता है, इस एनकरेजमेंट के बाद आप अगर एक स्टूडेंट आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछ रहा है, तो आप उसकी जो आइडियाज हैं उसे एक्सेप्ट करके उस चीजों को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। तो एक्सेप्ट एंड यूज ऑफ आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट होता है। फिर कभी कभी क्लास में आप बच्चों की जो फीलिंग्स हैं या फिर उनके जो आइडियाज हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं। अगर कोई बोल रहा है मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं सर देकर सो जाऊं, तो उस केस में आप उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। और एक मेजर पार्ट जो क्लासरूम में रहता है वो है कि टीचर जो पढ़ाता है क्लास में, यानी थ्योरी जो पढ़ाता है उसे हम लेक्चरिंग कहते हैं। और फिर और एक पार्ट रहता है जब क्लास में बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, होमवर्क नहीं लाया, नॉटीनेस शो कर रहे हैं, तो टीचर उन पर गुस्सा करता है, तो वो होता है क्रिटिसिज्म। या फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी कि मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट है, तुम्हें मेरी बात सुननी है। यानी फ्लेंडर का मानना था कि टीचर जो बात करते हैं क्लासरूम में, जिस तरह का इंटरेक्शन करते हैं, वो 7 तरीके की इंटरेक्शन होती है। तो उन्होंने हर एक इंटरेक्शन को एक नंबर दिया था। जैसे 1 नंबर उन्होंने एक्सेप्ट फीलिंग्स को दिया था, 2 नंबर प्रेज को दिया था और एनकरेजमेंट को, 3 नंबर एक्सेप्ट यूज आइडियाज ऑफ पीपल्स, और 4 दिया था आस्क क्वेश्चंस, 5 जो दिया था उन्होंने लेक्चरिंग दिया था, 6 जो दिया था वो गिफ्ट डायरेक्शंस था, 7 जो था क्रिटिसिज्म था। उन्होंने बोला था टीचर टॉक 2 तरीके की होती हैं, एक तो इनडायरेक्ट होता है, यानी छोटे छोटे बातों में हम इनडायरेक्ट होते हैं, क्लासरूम के थ्योरी पार्ट से वो रिलेटेड नहीं होता, तब भी हम वो टीचर यूज करता है उसे, तो वो इनडायरेक्ट टॉक होता है। फीलिंग एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, एनकरेजमेंट करना या फिर क्वेश्चन करना। और डायरेक्ट टॉक यानी जो उन्हें काम दिया गया है एज अ टीचर, ये टॉपिक उन्हें फिनिश करना है, तो उसको जिस तरह वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या तो लेक्चरिंग में पढ़ाते हैं या डायरेक्शंस देकर पढ़ाते हैं, या फिर क्रिटिसाइज करते हैं किसी को इम्प्रूव, किसी की बदमाशी को रोकने के लिए वो बच्चों में ये चीज कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, तो आप बच्चों में बदलाव ला रहे हैं, तो डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं। तो टीचर्स टॉक 2 तरीके की ब्रॉडली क्लासिफाइड है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट।
इनडायरेक्ट 4 तरीके की होती हैं और डायरेक्ट 3 तरीके की होती हैं। स्टूडेंट टॉक 2 तरीके का होता है, एक तो इनिशिएशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चा खुद इनिशिएट करता है या टीचर्स की बात पर रिस्पॉन्स करता है, और 10th जो है 10 नंबर जो है उन्होंने दिया था साइलेंस को। अब ये होता है उनकी इंटरेक्शन जो एनालिसिस में कि एक टीचर जो एनालाइज कर रहा है यानी एनकोड कर रहा है वो एक कॉर्नर में बैठता है, और जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। यानी जब एक टीचर आके गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो वो डायरेक्शन दे रहा है 6 नंबर में आएगा, और जब स्टूडेंट्स उसे रिप्लाई कर रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम करके तो वो 9th नंबर में चला जाता है। यानी विद इन सेकेंड्स ये चेंज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं उसके बाद वो सारे बैठ जाते हैं, और उस वक्त वो छोटे से टाइम पीरियड के लिए 2-3 सेकंड का टाइम पीरियड के लिए एक साइलेंस रहता है, यानी वो 10 नंबर चला जाता है। और फिर साइलेंस के बाद आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैंने कल क्या पढ़ाया था, जरा बता सकते हो, तो वो क्वेश्चन हो जाता है, यानी 4 नंबर। जस्ट आफ्टर 10 साइलेंस के बाद 4 नंबर में पहुंच जाता है, और बच्चों के रिस्पांस के साथ वो 9 नंबर में आ जाता है। टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है तो 5 नंबर में आ जाता है। तो कहने का ये है कि क्लासरूम का जो इंटरेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, इसीलिए इसका जो मार्क करना यानी एनकोड करना, नंबरिंग करना भी बहुत जल्दी करना पड़ता है। हर 3 से 5 सेकंड के अंदर टीचर जो ऑब्जर्वर है उसे इसे लिखना पड़ता है उस नंबर को कि कौन से नंबर का वो इंटरेक्शन चल रहा है उसके क्लास में, और फिर ये 1 मिनट तक चलता है, यानी 3 से 5 सेकंड का होता है तो 20 से 25 रीडिंग्स वो ऑब्जर्वर लेता है। उस चीज को एनकोडिंग कहा जाता है। उसके बाद उस एनकोडिंग को एक प्रॉपर प्रोसीजर से डिकोड किया जाता है जो हम सीखेंगे, और एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जो काफी इजी है समझने में। अगर आप ये फॉर्मेट समझ गए तो वो बहुत इजी है। और फिर उस चीज से, उसकी मैट्रिक्स से, उस डिकोड से ये एनालाइज जाता है कि क्लासरूम में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा साइलेंस हो रहा है या बहुत ज्यादा बच्चे अपनी ओर से इनिशिएट करके बातें कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रहा है, या टीचर बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है, या बच्चों को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है टीचर, या लेक्चरिंग मेथड ज्यादा हो रहा है। तो वो एनालिसिस बनता है जो फीडबैक बनता है टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को। तो चलिए अब इसे डिटेल में देखते हैं। फ्लेंडर्स एजम्पशन, जिस तरह मैंने अभी आपको लास्ट चार्ट में बताया वही चीजें यहाँ आपको लिख के डिस्क्राइब की गई है कि एक नॉर्मल क्लासरूम में, इन नॉर्मल क्लासरूम वर्बल कम्युनिकेशन इज प्रीडोमिनेंट। जो डोमिनेटिंग होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। फ्लेंडर ने जो बनाया था वो वर्बल सिस्टम में बनाया था, और वो इसलिए क्योंकि वही चीज एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। और टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड थ्रू फीडबैक। तो टीचर का जो क्लासरूम का बिहेवियर है वो फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक से चेंज किया जा सकता है। टीचर की टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और फ्लेंडर्स इंटरेक्शन टेक्निक में 10 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 1 से 7 टीचर्स टॉक में जाती हैं, 8 and 9 यानी 2 पॉइंट्स जो कैटेगरीज हैं वो स्टूडेंट टॉक में जाती है, और एक जो है जो 10th कैटेगरी है वो साइलेंस में जाता है। टीचर्स टॉक होता है, इट इंक्लूड्स टीचर्स वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम। वो टीचर्स का बिहेवियर शो करता है जो 2 तरीके की होती हैं, एक तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है जब वो एक्सेप्ट करते हैं फीलिंग्स, टीचर्स एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स, टीचर प्रेज या एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, टीचर यूज या एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट्स के आइडियाज को, या फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से। तो ये 4 तरह के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होती है। और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है लेक्चरिंग, जो टीचर थ्योरी पढ़ाने के लिए करता है, डायरेक्शन, गिव डायरेक्शंस, या क्रिटिसाइज या जस्टिफाई ऑथोरिटी। स्टूडेंट्स टॉक में जाता है वो रिस्पॉन्स या वो वर्बल कम्युनिकेशन जो स्टूडेंट्स करते हैं इन क्लासरूम। इट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू टीचर्स टॉक इन क्लासरूम, जिसमें इनिशिएशन जाता है, यानी स्टूडेंट अपनी ओर से कुछ इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, या फिर टीचर्स की किसी बात पर रिस्पॉन्स देता है, उसे रिस्पॉन्स 9th पॉइंट में जाता है। साइलेंस जो है, जो 3rd पार्ट है, साइलेंस और कंफ्यूजन, वो 10th पॉइंट में जाएगा। इन दिस नो वर्बल कम्युनिकेशन इज सीन एंड दिस कैन बी बिकॉज
कॉज ऑफ साइलेंस और कंफ्यूजन इन द स्टूडेंट्स। तो जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, साइलेंस होता है, तो उसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो साइलेंस की वजह से है, या दूसरा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है वो समझ नहीं पा रहे, उसकी वजह से भी हो सकता है, और वो 10th पॉइंट है। फ्लेंडर्स की एजम्पशन के बाद आप आइएगा उनके मेथड पर। मेथड हैज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मेथड में इनकोडिंग और डिकोडिंग दो पार्ट होती हैं, और डिकोडिंग में मैट्रिक्स और एनालिसिस दोनों जाता है। तो इनकोडिंग जो होता है वो हर 3 सेकंड में किया जाता है, और 20 से 25 रीडिंग 1 मिनट में लिया जाता है। तो ऑब्जर्वर सिट्स एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन 3 सेकेंड्स, सो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 रीडिंग्स इन 1 मिनट। और इसका एग्जाम्पल आपको देना है, ये जिस तरह यहां मैंने दिया है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर बोलता है तो इट इज 6, गुड मॉर्निंग टीचर इज 9, जो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टूडेंट्स टेक देयर सीट, तो वो साइलेंस होता है। सो 10 इसमें टुडे वी विल स्टडी सब्सट्रैक्शन, सो वो 5 जाएगा, क्योंकि टीचर यहाँ लेक्चरिंग मेथड कर रहा है, वो बोल रहा है। ओपन योर बुक्स, तो यहाँ वो फिर से डायरेक्शन देता है 6, स्टूडेंट्स ओपन बुक्स, तो स्टूडेंट्स जब ओपन कर रहे हैं तब एक साइलेंस मेंटेन होता है क्लास में, वो 10। फिर लास्ट क्लास व्हाट यू स्टडीड, तो लास्ट क्लास आपने क्या स्टडी किया था, टीचर पूछता है क्वेश्चन, तो वो 4 में जाता है। मैम एडिशन, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज को, 9। तो यहाँ इतना मैंने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बनाया है इसका, तो आप इसी तरह का और थोड़ा लंबा बना सकते हैं एग्जाम में, या फिर इतना चाहें तो भी लिख सकते हैं। और इनकोडिंग में हर एक को आप सिक्वेंशियली लिखेंगे, जिस तरह वो शुरुआत हुई है 6 से, तो आपका पहला रीडिंग 6 होगा, उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 5, 6, 10, 4 एंड 9। तो इसी तरह का आपको इनकोडिंग विथ कॉमा बीच में डालकर लिखना है। इनकोडिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डिकोडिंग, यानी जो नंबर फॉर्मेट अभी हमने बनाया था उसी चीज को हम डिकोड करेंगे, और उसके लिए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। तो अब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि पहला और लास्ट जो डिजिट है वो सेम डिजिट होना चाहिए, इसीलिए हम पहले में और लास्ट में 10 ऐड करते हैं, और उसके बाद उस चीज को सिक्वेंशियली लिखा जाता है। एंटायर सीरीज बिगिंस एंड एंड विद द सेम नंबर, तो एक ही नंबर से वो सीरीज शुरू होता है और एंड होता है एट 10 बोथ इन बिगिनिंग एंड एंड। और इसको इजी बनाने के लिए 10 नंबर ही स्टार्टिंग और एंडिंग में दी जाती है। और उसके बाद जो सेकेंड है पेयर बनाया जाता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड का, सेकेंड एंड थर्ड का, थर्ड एंड फोर्थ का, फोर्थ एंड फिफ्थ का, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7th and 8th, 8th and 9th, and 9th and 10th। तो इस तरह के पेयर बनेंगे आपको। तो पहला पेयर जो बनेगा वो होगा 10 and 6, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा पेयर 6 and 9 का बनेगा। तीसरा पेयर 9 and 10 का बनेगा, यानी जो नंबर अगर 6 यहाँ आप ले रहे हैं तो वो पहले पेयर में वो सेकंड में रहेगा, पर दूसरे पेयर में वो फर्स्ट में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा स्टार्टिंग और एंड को छोड़कर जो पहले और सेकंड फॉर्म में नहीं आता हो पेयर का। वो रिक्वायर्ड है, जो हम बाद में उसका मैट्रिक्स बनाते वक्त देखेंगे। तो इस तरह का आपको बनाना है। यहाँ मैंने 10 बनाए हुए हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रो इज यूज्ड इन फर्स्ट नंबर। तो जो पहला नंबर है, हर एक पेयर का जो पहला नंबर है, यानी यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, वो रो को स्पेसिफाई करता है। और ये रो होते हैं, रो होता है स्लीपिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइंस को कॉलम कहा जाता है, कॉलम बीम कहा जाता है। घर जो बनाए जाते हैं वो इस तरह याद भी आप रख सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स का रो एंड कॉलम में। तो कॉलम बीम्स होते हैं जो खड़े होते हैं, और रो जो होता है वो स्लीपिंग होता है, स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ रो जो होता है वो फर्स्ट नंबर डिराइव करता है। पहले नंबर आप रो लीजिएगा, और दूसरा नंबर द कॉलम फॉर सेकेंड नंबर, और जो सेकेंड नंबर होगा वो कॉलम फॉर्म होगा, और फिर आप उसको मैट्रिक्स में शो करेंगे। तो आप मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप 1 से लेकर 10, यानी फ्लेंडर की जो 10 कैटेगरीज हैं वो आप रो में भी लिखेंगे और कॉलम में भी लिखेंगे। तो वो सारा लिखने के बाद आप एक टोटल लिखिएगा। फिर आप जो पहला आपको डिजिट आपने पेयर मिला है 10 और 5, वो लीजिएगा। 10 जो है पहला नंबर है तो वो रो में जाएगा। तो रो के 10 में हम कॉलम का 6 देखेंगे। तो रो के 10 में हम कॉलम का 6 इस जगह को मिल रहा है, तो वहां हम एक लाइन खींचेंगे। फिर हमारे सेकेंड वाले पेयर में 6 और 9 है, तो 6 का रो होना चाहिए और 9th वाला कॉलम होना चाहिए। तो 6 वाला रो और 9th वाला कॉलम होना चाहिए। तो ये वाला सेकेंड पेयर है मेरा।
थर्ड वाला जो है वो है 9th वाला रो और 10th वाला कॉलम। सो 9th वाला रो और 10th वाला मेरा कॉलम यहाँ एक लगाया है और यही नंबर मुझे बाद में भी मिल रहा है, इसीलिए ये देखिए आपने, ये 9 और 10 जो है वो मेरा रिपीट हो रहा है, इसीलिए वहां 2 लगे हैं। और यहाँ आप 9 और 10 जब लगाएंगे तो आपका और एक टैली लाइन आ जाएगा। सो ये टैली मैट्रिक्स होगा और हर एक नंबर के लिए आप एक लाइन लगाएंगे और जितने लाइन होंगे एक स्क्वायर के अंदर यानी वो इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह का मैट्रिक्स बनता है। और मैट्रिक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नीचे का जो रो होगा उसका कैलकुलेशन और ऊपर के जो कॉलम होंगे टोटल जो होगा दोनों का आपको सेम रिजल्ट आएगा, हमेशा आएगा अगर आपने प्रॉपरली ये मैट्रिक्स बनाया है। उसके बाद आता है एनालिसिस, यानी जो डिकोडेड है उससे एनालाइज करना, उसे कहा जाता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। तो इसके लिए जो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच कॉलम इज कैलकुलेटेड। सो जितना परसेंटेज है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो उसको लिया जाता है और उसके बाद उसके जो परसेंटेज है, इस परसेंट से मेरा जो 3% 3 जो है वो 9% का कितना है, 9 का 3 कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, उससे मैं पता लगा सकता हूं कि क्लास में कितना परसेंट साइलेंस रह रहा है। तो उससे वो हिसाब किया जाता है कि क्लासरूम में किस तरह की इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है और किस तरह की इंटरेक्शन कम। एनालिसिस में जो सेकंड है वो है इंटरेक्शन, यानी कौन से तरीके का इंटरेक्शन क्लासरूम में ज्यादा हो रहा है उसे फाइंड आउट करना। पहला जो है वो है टीचर्स इनडायरेक्ट टॉक, तो कितना टीचर इनडायरेक्ट टॉक कर रहा है क्लास में, वो होता है जब आप 1 से 4 जो कैटेगरीज हैं रो में भी और कॉलम में भी उसे जोड़ दें, एडिंग ऑफ 1 to 4 कैटेगरीज। टीचर्स डायरेक्ट टॉक जाएगा जब आप 5th and 7th रो एंड कॉलम के जो जितने टैली लाइंस थे उसे एडअप कर लें और उसका परसेंटेज जो है वो टोटल नंबर जो है, आप जिस तरह मेरे मैट्रिक्स में यहाँ 9 था टोटल नंबर, तो 9 को 100% पकड़ के उसका आपको परसेंटेज निकालना है। उसी तरीके से जितना नंबर होगा आपका टोटल, उसी से आपको परसेंटेज निकालना है जो एडेड नंबर आपका निकला है डायरेक्ट टॉक का 5 to 7 में। प्यूपल स्टॉक, स्टूडेंट स्टॉक होगा जब 8 और 9 कॉलम एंड रो दोनों में ही जब आप ऐड कर लेंगे और उसका परसेंटेज आप टोटल से निकालेंगे। साइलेंस होगा जब आप कॉलम एंड रो दोनों में जो 10th है उसको आप ऐड करेंगे और उसका आप परसेंटेज निकालेंगे। टीचर्स डीलिंग अफेक्टिवली, यानी टीचर्स कितनी अच्छी तरीके से क्लास में अफेक्टिवली डील कर रहा है, इसमें जाता है टैली 1, 2 and 3 कैटेगरीज में। पहला जिस तरह हमने बोला था एक्सेप्ट फीलिंग्स, दूसरा जो हमने कहा था कि एनकरेजमेंट, और तीसरा है कि यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज। सो 1 and 2, 3 ये तीनों जब रो एंड कॉलम दोनों ही कंडीशन में रहेंगे, यानी फर्स्ट में भी रहेगा और सेकेंड में भी रहेगा, तब उसे टीचर्स डायरेक्टिव डीलिंग इफेक्टिवली होता है। और उसको ऐड करके आप इस जो पेयर है उस पेयर में जितने पेयर्स हैं उसमें कितने नंबर्स हैं उसे ऐड करके उसका परसेंटेज निकालिएगा। तो जब हम रो एंड कॉलम में लिखेंगे तो 1 रो में भी आएगा, फर्स्ट में भी आएगा और सेकंड में भी आएगा, तो यही चीजें रहेंगी। तो 1, 1 आएगा, 1, 2 और 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। इसके बाद 4 आता है इंडेक्स टू डिफिकल्टी टीचर में फेस ड्यू टू क्रिटिसिज्म और डायरेक्शन। सो टीचर्स प्रॉब्लम फेस करना क्लास में वो पता चलेगा जब हम 6 and 7 नंबर्स को टैली करेंगे और 6 and 7 बोथ रो एंड कॉलम में होंगे, यानी पहले में भी 6 होगा और दूसरे में भी 6 होगा। तो पहले में 6 फिर 7, 6 and 6 7, यानी पहले में 7 आ रहा है, पेयर में 6 आ रहा है, बाद में पहले 7 आ रहा है, 7 भी बाद में आ रहा है। तो जब दोनों ही कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एंड सेकंड 6 and 7 रहेंगे, इसका मतलब टीचर्स क्रिटिसिज्म से जो प्रॉब्लम फेस करता है क्लासरूम में। तीसरा, इसके बाद जी में आता है टीचर रिस्पॉन्डिंग टर्मिनेटिंग पीपल्स टॉक इनडायरेक्टली। सो टीचर जब बच्चों की बातों को इनडायरेक्टली बंद कर रहा है, यानी उन्हें अप्रिशिएट करके बंद कर रहा है या फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर देकर या प्रेस करके या उनके आइडियाज को यूज करके उनकी बातों को बंद कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली होगा। तो स्टूडेंट्स का है तो 8 and 9 आएंगे, पर वो आएगा रो में, यानी पहला जो नंबर होगा वो 8 and 9 होगा और दूसरा जो नंबर होगा 1, 2, 3 वो कॉलम में आएगा।
तो सब में 8 एंड 9 ही आपके फर्स्ट नंबर्स बनेंगे और सेकेंड नंबर 1, 2 एंड 3 वो आपका कॉलम आएगा. सो 81, 82, 83, 91, 92 एंड 93. H में आएगा टीचर रिस्पॉन्डिंग टर्मिनेटिंग टू पीपल टॉक डायरेक्टली. तो डायरेक्टली जब पीपल टॉक बंद करें उसमें भी 8 एंड 9 जो दोनों में ही रहेगा. 8 एंड 9 रो में फर्स्ट में, इसमें इनडायरेक्ट है तो 1, 2, 3 आ रहा है कॉलम में. यहाँ डायरेक्ट मेथड है तो 6 एंड 7 जाएगा. 6 एंड 7 में तो आपका आएगा 8, 6, 8, 7, 9, 6, 9, 7 यानी यूजिंग डायरेक्शंस या क्रिटिसिज्म. इससे डायरेक्टली आप स्टूडेंट्स के टॉक को बंद कर सकते हैं. ट्रिगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. तो कौन सी चीज स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रही है? जहां 4 एंड 5 आएंगे फर्स्ट नंबर में यानी रोज में और 8 एंड 9 आएगा कॉलम में. सो 4, 8, 4, 9, 5, 8 एंड 5, 9. प्यूपिल इंटरेक्शन 1 फॉलोड बाय अदर पीपल. यानी एक बच्चा बोल रहा है, उसके बाद दूसरा बच्चा उसकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर तीसरा बच्चा उसकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो एक बच्चे की बात से दूसरे बच्चे रिस्पॉन्ड करें, उस चीज को हम प्यूपिल इंटरेक्शन में लेंगे. और यहाँ 8 और 9 दोनों रो एंड कॉलम में आएंगे. 8, 8, 8, 9, 9, 8 एंड 9, 9. इसके बाद वाले सेक्शन पे आते हैं और वो है एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में जाएंगे कि ये यूज होता है टीचर की टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, क्लासरूम का क्या एनवायरनमेंट है वो जानने के लिए. अगर डिकोडर वहां प्रेजेंट नहीं है और किसी ने इनकोड करके उसे वो रीडिंग देता है तो वो रीडिंग से ऑब्जर्वर जो डिकोडर होता है वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को समझ सकता है. और उसके साथ ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है रिसर्च करने के लिए टीचर्स पर भी कि किस एज ग्रुप में किस सब्जेक्ट में टीचर किस तरह का इंटरेक्ट कर रहा है. तो टीचर्स को रिसर्च करने के लिए, उनकी टीचिंग को रिसर्च करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव मेथड है. तो इसमें लिखेगा इट इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. इट इज एन इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर. सो टीचर्स का बिहेवियर आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसके फीडबैक से. इट इज यूजफुल इन मेजरिंग द सोशियो इमोशनल एनवायरमेंट इन द क्लासरूम. सो क्लासरूम का जो एनवायरमेंट किस तरह का है, किस तरह का इमोशनल एनवायरमेंट है वो पता लगा सकते हैं. इट supplements teachers education techniques like माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग. सो टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें माइक्रो टीचिंग जाती है, टीम टीचिंग जाता है और ये इसके साथ यूजफुल होता है. इन दोनों टेक्निक्स के साथ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस वो भी यूजफुल होता है. इट गिव्स अ मेंटल पिक्चर ऑफ द क्लासरूम इवन इफ ऑब्जर्वर नॉट प्रेजेंट. सो ऑब्जर्वर अगर प्रेजेंट नहीं है और जस्ट इनकोड करके हमें डेटा मिल रहा है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्लासरूम का क्या एनवायरमेंट है. टीचर कैन प्रैक्टिस न्यू टीचिंग बिहेवियर्स एंड इम्प्रूव ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस. इससे टीचर अपनी टीचिंग बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये टीचर्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल होता है. इट इज इफेक्टिव इन एनालाइजिंग द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर. और इस एनालिसिस में बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है टीचर के वर्बल बिहेवियर पर. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 7 पॉइंट्स इसे ही दिए गए हैं. तो ये एनालिसिस बहुत इफेक्टिव होता है कि टीचर किस तरह क्लासरूम में वर्बल बिहेवियर उनका कैसा है उसे पता करने के लिए. इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग डिजायरेबल पैटर्न ऑफ टीचिंग. इससे हम प्रॉपर जो टीचिंग पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज वो हम पता कर सकते हैं. और मैट्रिक्स एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ टीचर इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड सब्जेक्ट. सो डिफरेंट एज ग्रुप में किस तरह टीचर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर उनका बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कैसे टीचर्स का बिहेवियर है, उसको रिसर्च के लिए भी हम मैट्रिक्स यूज कर पाते हैं. डिसएडवांटेजेस में जाएंगी कि ये जो है ये बहुत कम्बरसम है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है. इसके लिए जो ऑब्जर्वर है उसे पूरे 10 के 10 पॉइंट याद होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एग्जैक्ट डाटा की जरूरत पड़ती है. अगर नंबरिंग आप इधर उधर लिख रहे हैं तो प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा उसका एनालिसिस का. उसके साथ इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो टीचिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वो यूज नहीं किया गया है. 10th जो पॉइंट है वो साइलेंस एंड कंफ्यूजन दोनों को दी गई है जो सही नहीं है. तो इस तरह के पॉइंट्स आप लिखिएगा. आप लिखिएगा दिस ओनली स्टडीज वर्बल बिहेवियर एंड ओवरलुक्स नॉन वर्बल बिहेवियर इन क्लासरूम. तो ये वर्बल बिहेवियर पर एम्फेसिस दे रहा है, नॉन वर्बल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं देख रहे. इन दिस साइलेंस एंड कंफ्यूजन आर मार्क्स सिमिलर विच इज इनकरेक्ट.
10 पॉइंट जो दिए गए हैं, 10th जो पॉइंट है, 10 पॉइंट साइलेंस और कंफ्यूजन को दिया गया है वो गलत है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, नॉन इकोनॉमिकल, बहुत टाइम लेता है, नॉन इकोनॉमिकल भी है। और एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज लेबरस, एनकोडिंग डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट है। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, इसमें स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन को कंसिडर नहीं किया गया है। Only 2 categories are allotted to student talk, hence gives less importance to student talk, which is incorrect. टीचर्स टॉक को 7 कैटेगरीज मिली हैं पर स्टूडेंट टॉक को 2 मिली है, तो स्टूडेंट टॉक को हम कम एम्फेसिस दे रहे हैं इस एनालिसिस में, जो सही नहीं है। एक्यूरेट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल सिचुएशन एट ऑल सिचुएशंस। तो एक्यूरेट रीडिंग बहुत जरूरी होती है इस चीज को एनालाइज करने के लिए, और कुछ सिचुएशन में एक्यूरेट रीडिंग निकालना वो मुश्किल हो जाता है। 10 category are not always sufficient to study complete classroom environment. So 10 कैटेगरी में हम पूरे क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं कैटेगराइज कर सकते, इसके लिए ज्यादा जरूरी है। नो स्कोप ऑफ एक्टिविटी इज गिवन इन दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टीचिंग में कि एक एक्टिविटी होती है उसका इसमें कोई भी प्लेस नहीं है, कुछ भी नंबर्स इसे नहीं दी गई हैं जो टीचिंग का एक इफेक्टिव पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे, और मुझे कमेंट्स जरूर लिखते रहिए। थैंक यू।